हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे सीडी के, जो भी आपकी सीरीज चल रही है ये क्वेश्चन वाली। तो इससे पहले जिन लोगों ने पहली बार ये चैनल देखा है वो इस नंबर को ध्यान से पढ़ लें और इसको नोट डाउन कर लें। ये जोरावर क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर अपना नाम लिखकर मैसेज यहाँ पर कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा बाय अंकित सर। चलिए, तो अपने आज के जो क्वेश्चन है बिना देरी के उनको स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन कंसिडर्ड एज लो विजन हु हैव अ विजुअल एक्विटी, ठीक है, जिन बच्चों का लो विजन कहा जाता है। लो विजन मतलब नजर थोड़ी कमजोर है, वो पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं सकते या उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लो विजन है, ठीक है। तो लो विजन में भी 2-3 कैटेगरी होती है। तो आप बताइए कि तो इसमें विजुअल एक्विटी कितने के बीच होगी, ठीक है। ये 20/20, 20/30 इस तरह से विजुअल एक्विटी होती है, या फिर जो बिल्कुल करेक्ट दे सकते हैं 20/20 हो गया, फिर 20/30 थोड़ा सा दिक्कत आती है 40, इस तरह से। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, अगर आपको आता है तो। क्योंकि कई बार ना एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें जो लर्निंग डिसेबिलिटीज को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, विजन को लेकर, हियरिंग डिसेबिलिटी को लेकर। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपको याद रखने जरूरी है। अब यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, 20/10, 20/30, इसके बीच में 6/6, 20/20 विजन विद करेक्टिव लेंसेज, या फिर 20/70 टू 200/200, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि 20/70 से लेकर 20/200 तक जो है विजुअल एक्विटी आपको हो सकती है, जिसमें लो विजन के बच्चे आते हैं। इसमें लो विजन कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि जो मतलब बहुत ही माइल्ड है, जिनको थोड़ा मॉडरेट है, या जिनको सीवियर लो विजन है, इस तरह से आती है कैटेगरीज। नेक्स्ट देखते हैं, learner centered instructional strategy in which students are encouraged to construct their understanding with the assistance of teacher through questions and direction। मतलब यहाँ पर बच्चे को तो मोटिवेट किया जाता है, उसको एनकरेज किया जाता है कि वो कंस्ट्रक्ट करे अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, अपने आप बनाए। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंस रहती है टीचर के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, और उसको डायरेक्शन दी जाती है। द टीचर लगातार क्वेश्चंस भी पूछती है प्लस उसको डायरेक्शन भी देती है। तो ऑप्शन है डिस्कवरी लर्निंग, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो वैसे क्वेश्चन तो आसान ही आप कर लेंगे। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गाइडेड डिस्कवरी। देखो, एक होती है डिस्कवरी लर्निंग, एक होती है गाइडेड डिस्कवरी। डिस्कवरी में भी आप कुछ डिस्कवर करेंगे, आप कुछ नया कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर टीचर आपको दूर से जस्ट ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कि आप करने दो बच्चे को, आपने एक प्रोजेक्ट बता दिया, प्रॉब्लम बता दी, आपको इसमें कुछ करना है, तो आप डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक होती है गाइडेड डिस्कवरी, जिसमें बेसिकली टीचर जो है आपको फैसिलिटेट करेगा, वो एज ए फैसिलिटेटर या फिर एज ए गाइड काम करेगा और आपको डायरेक्शंस देगा कि आपको इस तरह से आगे बढ़ना है, बाकी डिस्कवर आप खुद ही करेंगे। तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, चाइल्ड्स सिम्टम्स व्हेन ही और शी कैन नॉट स्टे फोकस्ड ऑन ए टास्क। जब एक बच्चा किसी टास्क पर फोकस नहीं कर पाता है, बहुत ही इम्पल्सिवली, बस बहुत ही इंटेंस उसका बिहेवियर होता है, अगर आप कुछ भी कहेंगे तो बहुत ही इम्पल्सिव होता है, ठीक है। इम्पल्सिव को क्या कहेंगे, आवेगपूर्ण, ठीक है। कुछ भी, कभी भी गुस्सा कर देगा बहुत जबरदस्त तरीके से, है ना, कुछ उठा के फेंक देगा। इग्नोर करता है जो भी सोसाइटी के रूल्स होते हैं, लैशिंग आउट विद हॉस्टिलिटी व्हेन फ्रस्ट्रेटेड। और जब गुस्से में हो तो बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करता है ना, दूसरों को धक्का मार देगा या फिर दूसरों को आप शब्द कहेगा, इस तरह से, और कोई सोशल रूल वगैरह नहीं मानता है। तो ये किस तरह के बच्चे के सिम्टम्स हैं, ये कह सकते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम ADHD भी बोलते हैं, फिर स्लो लर्नर, मेंटली रिटार्डेड, या फिर एमनेशिया, ठीक है, स्मृति लोपन वाले। तो बताइए, वैसे तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन की दिक्कत होती है ना, हाइपर एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, दूसरों को भी इरिटेट करते हैं, और कोई रूल्स वूल्स इनके लिए कुछ नहीं होते हैं, इनको नहीं समझना होता है, नहीं सुनना होता है। और ऐसे बच्चे जो हैं, ADHD वाले बच्चे आपको बहुत कॉमन मिलेंगे, मतलब हर क्लास में आपको कम से कम 5 से 6 बच्चे तो हमेशा मिलते ही हैं हर क्लास में। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे हमेशा, 40 बच्चों की क्लास है तो ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है, डैश इज ए सोशल कॉग्निटिव थियोरी टू वाइगोत्स्की इज टू एज वाइगोत्स्की इज टू सोशल कंस्ट्रक्टिव। जिस तरह से वाइगोत्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, उसी तरह से इन महाशय की जो है सोशल कॉग्निटिव की थ्योरी है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? जैसे वाइगोत्स्की ने अपना सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत दिया है, इसी तरह से इनने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी है। तो क्या आएगा, स्किनर, सिजलर, पियाजे, सीगलर या सैगलर, जो भी बोलेंगे इसको, बेंडुरा। तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर।
तो ऑब्वियसली सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात हो रही है आपकी यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंडुरा। बैंडुरा की जो थ्योरी थी पहले उसको बोला जाता था सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी। उसके बाद इन्होंने अपना नाम चेंज करके रख दिया सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, क्योंकि जब ये सोशल लर्निंग की बात करते थे तो ये बात करते थे बेसिकली कि बच्चे जो हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने कुछ और फैक्टर इंक्लूड किए, सेल्फ एफिशिएंसी का फैक्टर यूज किया कि भाई हर बंदा जो है उसके अंदर कुछ सेल्फ एफिशिएंसी होती है किसी भी काम को करने की, बच्चा एक सेलेक्टिव बिहेवियर को ही इमिटेट करता है, तो ये थोड़े बिहेवियरिस्ट से अलग हो गए और उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी रखा, क्योंकि कॉग्निशन का भी रोल होता है यहाँ पर बच्चे के संज्ञान का भी रोल होता है, ऐसा नहीं कि वो जस्ट जो भी सोसाइटी में सीखता है एज इट इज उसको ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से ये थ्योरी थी एल्बर्ट बैंड्रा की। फिर और भी प्रोसेस दिए हैं इन्होंने, जो भी है पूरी थ्योरी है इनकी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन फैन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी, स्टूडेंट्स, फैमिली, पीयर्स एंड स्कूल्स ETC इन्फ्लुएंसेस हर डेवलपमेंट एंड दे बिलोंग टू। तो भाई ये इकोलॉजिकल थ्योरी है इनकी बहुत फेमस। तो बताइए कि जो बच्चों का फैमिली हो गई, उनके पीयर्स हो गए, उनका स्कूल हो गया, वो किस में आते हैं ये आपको बताना है। वो क्रोनो में आते हैं, माइक्रो सिस्टम में आते हैं, मैक्रो में या एक्सो में। काल तंत्र मतलब ये हिंदी वर्ड्स हैं इसके लिए, तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यानी कि ये सारा माइक्रो सिस्टम का पार्ट है। बच्चे का जो इमीडिएट एनवायरमेंट होता है वो उसका माइक्रो सिस्टम का पार्ट होता है। नेक्स्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की ए रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डू अलोन बट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स। तो ये तो आसान है, बताइए क्या होगा। स्कैफोल्डिंग, इंटर सब्जेक्टिविटी, गाइडेड पार्टिसिपेशन या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है, 3 जोन की बात है। यहाँ पर बच्चा अपने आप सब कुछ कर सकता है, यहाँ पर यह है कि कभी पहुंच ही नहीं सकता इस तक। अब ये जो जोन है ना क्रॉस वाला, ये यहाँ पर है किसी की हेल्प से पहुंच जाएगा, अकेला नहीं कर पाएगा लेकिन। तो ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम ZPD भी बोलते हैं अगर वैसे देखें तो। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। तो पियाजे के अनुसार जो है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड नहीं है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, आइडियलिस्टिक रीजनिंग, स्पेशल रीजनिंग या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो सारी रीजनिंग आपको दी गई है यहाँ पर, तो बताइए आंसर क्या होगा। देखो ये तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो बहुत ही माइल्ड स्टोन है इस स्टेज का, है ना, ये नहीं होगा। आइडियलिस्टिक रीजनिंग होती है, बिल्कुल होती है, आदर्शवादी सोच होती है एडोलेसेंट्स की, और वो आती है फॉर्मल ऑपरेशन में, जहां पर वो कल्पनाएं करते रहते हैं या फिर वो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जो भी है, एक आइडियलिस्टिक थिंकिंग होती है उनकी। अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और स्पेशल। तो एब्स्ट्रैक्ट भी यहाँ पर क्या होती है इसकी विशेषता। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है ये बच्चे में आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, ठीक है, यानी कि स्टेज नंबर 3 पे ये स्पेशल रीजनिंग आ जाती है, जिसमें आपका डायरेक्शन, जिसको हम दैशिक या फिर स्थानिक तर्कना कहते हैं, मतलब यहाँ पे बच्चे को डायरेक्शन का, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से डायरेक्शंस का ज्ञान हो जाता है, मैप्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो कंक्रीट चीजें होती है ना उसके सामने होती है, मैप्स हो गए या फिर नक्शे, मतलब बड़े वाले नक्शे नहीं लेकिन थोड़े से लैंडमार्क्स और इन सब चीजों को पहचानने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, पारुल्स इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट दैट शी इज एवरेज टू अबव एवरेज। तो भाई पारुल का IQ टेस्ट किया गया और इसमें आया कि एवरेज से लेके अबव एवरेज के बीच में आ रही है। अब एवरेज हम ऑलमोस्ट 100 ही मानते हैं, उसके बाद मान लो 110 आ गया या फिर 105 आ गया, इसके बीच में ही रहती है वो। तो हावेवर हर ग्रेड्स इन रीडिंग, स्पेलिंग, सोशल साइंसेज एंड साइंस आर वेरी लो। भाई इनमें बहुत कम है, यानी कि लैंग्वेज हो गई रीडिंग और स्पेलिंग में, सोशल साइंस हो गया और साइंस, इनमें बहुत कम है। लेकिन मैथ्स के ग्रेड जो है क्वाइट हाई, वो बिल्कुल हाई रहते हैं और उसकी राइटिंग स्किल्स भी ठीक ठाक है, मतलब एडिक्वेट है, पर्याप्त है। तो बताइए क्या आएगा। तो पारुल को क्या है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है या फिर डिस्फेसिस है। तो बताइए डिस्फेजिया होगा, वैसे क्वेश्चन में ही डिस्फेसिस लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं करवाया। तो डिस्कैल्कुलिया होगा नहीं क्योंकि मैथ्स में तो ऑब्वियसली ज्यादा ग्रेड लेकर आ रही है। डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू हैंडराइटिंग, तो वो भी है ही, एडिक्वेट है उसकी हैंडराइटिंग भी। डिसलेक्सिया और डिस्फेसिस में बेसिकली स्पोकन लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, जब आप किसी की स्पोकन लैंग्वेज समझ के और किसको प्रोड्यूस करना है किस तरह से, वो सब आपको नहीं आता है, तो वो उसमें होता है डिस्फेसिस। अब यहाँ पे ऑप्शन होगा डिसलेक्सिया। क्यों होगा, क्योंकि देखो उसके ग्रेड रीडिंग में, स्पेलिंग में, इनमें गड़बड़ हो रहे हैं, और डिसलेक्सिक चाइल्ड जो होता है उसको वर्ड्स में ही पहचान नहीं हो पाती है, वो पी को इस तरह से लिख देगा, ठीक है, या फिर वर्ड्स एस ऐसे है तो एस को ऐसे बना देगा, मतलब इस तरह की चीजें होती है ना। तारे ज़मीं पर आपने देखी होगी। फिर सोशल साइंस में और साइंस में इसीलिए ग्रेड्स नहीं आते क्योंकि वहां पर लिखना पड़ता है, लैंग्वेज का यूज होता है, तो इसलिए नहीं आ पाते। तो यानी कि डिसलेक्सिया इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट लाइक टू गेट स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पस। तो बच्चों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही क्या है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे अगर आपको उसको रिफ्लेक्ट करना है उसके पर्पस पर। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू टू गेट मार्क्स, सॉरी व्हाट कैन यू डू टू गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। और हाउ कैन यू सेट बेटर शॉर्ट टर्म गोल, आप शॉर्ट टर्म गोल कैसे। अब देखो क्वेश्चन ये है यहाँ पर टू गेट स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पस, कि अपने उस पर कि उनका पर्पस क्या है, स्टूडेंट से पूछा जा रहा है तो दैट मीन्स कि रिलेटेड टू स्टडीज ही होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर भी लाइफ का क्वेश्चन है, लाइफ का क्वेश्चन है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म गोल है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर सी है ये पूछ रहा है कि आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या कोशिशें कर सकते हैं ना, वो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताएगा, आपका पर्पस, वो अपना पर्पस एक्सप्लेन करेगा आपको कि मैं ये कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ इस चीज को। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी उसकी पर्पस के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर है व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इन लाइफ, आपने कह दिया मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी मदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट है कैसे हुआ पर्पस, ठीक है। आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पर आ गया, लेकिन पर्पस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। हाउ कैन यू सेट बेटर शॉर्ट टर्म गोल्स, आप शॉर्ट टर्म गोल्स जो है वो कैसे सेट कर सकते हैं, तो छोटे छोटे गोल्स की बात हुई है। अब यहाँ पर है कि आप क्या कर सकते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो मतलब मुझे तो यही सही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 ही सही लग रहा है ना। मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि पर्पस पूछा गया है, लेकिन मतलब किसी भी क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा है पर्पस, मुझे नहीं हो रहा है। अब हो सकता है कि आप लोगों की थिंकिंग अलग हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हम अलग अलग चीजें भी सोचते हैं। तो आप लोग देख लेना। वैसे ऑप्शन नंबर सी मुझे ठीक ठाक लग रहा है कि ठीक है, आप गुड मार्क्स आने के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब वही है कि ये वही वाला क्वेश्चन है कि पर्पस एक्सप्लेन करने वाली चीज तो आई नहीं रही है किसी में। ओके, तो चलिए आपकी भी थिंकिंग कुछ और होगी। जब सब लोग कहते हैं ना, एक के सोचने से ज्यादा बेटर है कि 10 लोग और सोचे, फिर नई नई सोच पता चलती है। तो आप लोग डिस्कस करें ना इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। तो मुझे थोड़ा यही लगा ठीक ठाक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कौन सा प्रोग्राम सुटेबल नहीं होता है। स्पेशल क्लासेस, रेमिडियल टीचिंग, एक्सेलरेशन या एनरिचमेंट, रेगुलर क्लासरूम सेटिंग, ठीक है। सामान्य कक्षा में ही आप एनरिचमेंट प्रोग्राम्स लेकर आइए ये सब। तो कौन सा गिफ्टेड के लिए सुटेबल नहीं है ये बताना है। तो स्पेशल क्लासेस तो लगाई जा सकती हैं, रेमिडियल टीचिंग नहीं की जा सकती क्योंकि रेमिडियल टीचिंग होती है उपचारात्मक शिक्षण। अगर बच्चा कुछ सही नहीं कर रहा है तो उस टाइप पे आप रेमिडियल करते हैं। लेकिन गिफ्टेड बच्चे तो ओवर टैलेंटेड होते हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, तो ये करेंगे ही सही। रेमिडियल टीचिंग तो स्लो लर्नर्स के लिए होती है। एक्सेलरेशन भी आप करेंगे ही, उसके बाद एनरिचमेंट आप देंगे ही, कुछ और उनको सिखाया जाए रेगुलर क्लासरूम के साथ, ठीक है। तो ये सारे होंगे, बट गिफ्टेड चिल्ड्रन यहाँ, ये रेमिडियल टीचिंग यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड जो भी है अपनी मेहनत जारी रखिए, है ना, क्योंकि अब नया साल भी आने वाला है। मतलब जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो मतलब कल ही, आज के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज 1 जनवरी है, बट ठीक है, मैं ये वीडियो एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं आपको पहले से ही हैप्पी न्यू ईयर बोल देती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आई होप कि नया साल आपकी ज़िंदगी में नई आशाएं लेकर आए, नई किरण लेकर आए और आप सभी को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मेरी तरफ से यही विशेष होंगी आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जोरावर क्लासेस।